हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कक्षा 12 की मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं और फार्मूले की सीरीज अभी हम चला रहे हैं। और इस फार्मूले की सीरीज में हम आज जो है पढ़ेंगे सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम आप भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आप यूट्यूब पर जो है फोकस ईयर क्लासेस चैनल को सर्च कर सकते हैं या फिर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ में डाल दूंगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियोस देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप ज़रूर देखिए। ठीक, चलिए आइए शुरू कर देते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे सारणिक। ठीक है, तो सारणिक क्या है और सारणिक को हम इंग्लिश में कहते हैं तो क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखिए परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी देख लीजिए, आप उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि सारणिक का विकास जो है युगपत समीकरण को हल करने के लिए हुआ है। अब तो युगपत समीकरण क्या होते हैं वो आप समझिए। ठीक है, तो युगपत समीकरण मतलब कि जैसे आपने 10th क्लास में रैखिक समीकरण पढ़ी होगी, ठीक, तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है ax प्लस b1y इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए दूसरी जो इक्वेशन होगी या दूसरा जो समीकरण होगा वो क्या होगा अपने पास, a2x प्लस b2y। ठीक है, तो ये दो समीकरण होंगे और बराबर में क्या है, इसमें 0 है। तो ऐसी जब दो समीकरण होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहेंगे। ठीक है, और इनको हल करने के लिए हम लोगों ने 10th में विलोपन विधि पढ़ी हुई है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी हुई है, तो वो विधि तो हम जानते हैं। लेकिन अब सारणिक विधि क्या है, सारणिक विधि से ये इनका जो सॉल्यूशन होता है, इनको जो हल करना होता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब इनको हल करेंगे तो आपको क्या कंडीशन दिखाई देगी, आपको कंडीशन इसमें दिखाई देगी कैसी, ये इस तरह की। ठीक है ना, तो ये इस तरह की कंडीशन आपको आ जाएगी यहाँ पर। तो उस कंडीशन के लिए यानी इस कंडीशन को हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें या डायरेक्ट हम इक्वेशन को हल करना चाहें तो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं सारणिक विधि से। तो इसलिए इस परिभाषा में कहा गया है कि भाई सारणिक का विकास जो है युगपत समीकरण को हल करने के लिए हुआ है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव लिखे हुए हैं यानी आव्यूह के अंदर जो अवयव लिखे हैं वो क्या है, a1 a2 और b1 b2। ठीक है, तो इसके संगत समीकरण के अद्वितीय हल के लिए हमें एक संख्या a1 b2 माइनस a2 b1, या हम कहें तो इस पूरी कंडीशन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सारणिक a1 a2 और नीचे दूसरी पंक्ति में b1 b2। यानी कि इसी मैट्रिक्स को अगर हम हल करना चाहें तो उसको हम सारणिक के रूप में ऐसा लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारणिक जो प्राप्त हुआ है हमें युगपत समीकरणों को हल करके ये प्राप्त होगा हमको। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, जिसे आप जो ए का हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स होगा उसमें अगर हम दो मोड लगा दें या दो सीधी रेखाएं खींच दें तो वो अपने लिए सारणिक को दर्शाती हैं। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक मैट्रिक्स का क्या कह देते हैं, इसको हम सारणिक कह देते हैं। अब जब ये सारणिक हो जाएगा तो इसे हम किससे दर्शाते हैं कि मॉड ए लिख सकते हैं या फिर डिटर्मिनर ए लिख सकते हैं, DET को डिटर्मिनर कहते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट्स कहते हैं इसको। इसके बाद यह इसको हम डेल से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके तरीके हो गए कि इसको किस किस चीज़ों से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए मैट्रिक्स के साथ ही सारणिक को। ठीक, मैट्रिक्स जैसी होती है उसी तरह का सारणिक होता है, बस दो तीर यानी दो जो लाइन होती हैं या दो दो मोड होते हैं उनसे इनको दर्शा दिया जाता है। अब देखिए इसके आगे हम बात करें तो द्वितीय कोटि का सारणिक आपको दिखाई दे रहा है, द्वितीय कोटि का सारणिक का प्रसार। यानी अगर द्वितीय कोटि का सारणिक है तो उसका मान कैसे निकालेंगे आप। द्वितीय कोटि का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें दो तो पंक्तियाँ इस तरह की और दो ही इसमें क्या हैं, दो इसमें स्तंभ है, इस तरह खड़ी हुई लाइन है। ठीक है ना, तो a1 a2 b1 b2 एक सारणिक है। इसका अगर हम प्रसार करना है तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आपको क्या करना है, त्रियक गुणा कर देना, यानी a1 में b2 से और b1 का a2 में। ठीक है, इस तरह से इसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो क्या कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी, और बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस। तो जब भी प्रसार किया जाएगा या मान निकाला जाएगा सारणिक का तो त्रियक गुणा करके बीच में माइनस लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाता है, द्वितीय कोटि का प्रसार हम कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे तृतीय कोटि के प्रसार के बारे में। तो तृतीय कोटि का जो प्रसार होता है तो उसको किस तरह से करते हैं या उसका मान निकालें तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये आपको तीन पंक्ति दिखाई दे रही है इसमें ए सारणिक के अंदर, और तीन ही स्तंभ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, किया क्या है, देखिए साइड में लिखा है कि प्रसार किसी भी पंक्ति यानी आर फॉर रो होता है, रो मतलब पंक्ति। ठीक है, और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। स्तंभ को क्या कहते हैं, हम सी से दर्शाते हैं यानी कि कॉलम। ठीक,
तो जो इनका प्रसार है हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, किसी के भी सापेक्ष हम तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक प्रसार करके दिखाया हुआ है, देखिए कैसे किया गया है। ये सारणिक है, मोड लगा हुआ है, इसका मान निकाल रहे हैं। कैसे, देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष ये मान निकाल रहे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अवयव को उठाते हैं। पहला अवयव यानी कि A11 नंबर का होता है, हम जानते हैं अवयव को किस तरह से लिखा जाता है, A11, फिर A12 और फिर A13। इसी तरह से नीचे फिर A21, A22, A23। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। फिर नीचे A31, A32, A33, ऐसे अवयव हमारे लिखे जाते हैं मैट्रिक्स या सारणिक के अंदर। तो पहली पंक्ति में अवयव क्या है, पहला देखिए A1 है, तो A1 को लिखा। इसके बाद क्या होता है, इस A1 करने के बाद इसका जब मान निकालें हम, तो क्या करते हैं, पहले पहला अवयव लिया आपने A1, तो इसके बाद इस अवयव से सामने की जो स्तंभ और पंक्ति होते हैं वो कट जाते हैं, यानी क्रॉस हो जाते हैं। तो क्या बचता है, अंदर क्या बचा, केवल देखिए ये बचा, तो उसको हमने लिख दिया, देखिए B2 B3 और C2 C3, ये अंदर बचा हुआ है सारणिक के अंदर। अब इसी तरह से हमने माइनस लगा के A2 लिखा, यानी पहली पंक्ति के अवयव लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब माइनस A2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो A2 वाला जो अवयव है वो है अपना A12 नंबर का, यानी इसका जो पद है वो क्या है, A12 है। ठीक है, और A12 हम देखिए इनको जोड़ने पे क्या आता है, 1 और 2 को 3 आता है। तो कुल मिला के हम बता दें आपको, तो भाई ये पहला वाला 11 था, इसलिए 11 में क्या होता है, 1 और 1 मिलके क्या बनते हैं, 2। तो जब भी सम बनता है तो प्लस में रहता है अवयव, और जब विषम बनता है इनको जोड़ने पर तो माइनस में रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे A1 को प्लस में लिखा और यहाँ पे A2 को माइनस में लिखा हुआ है। तो A2 माइनस है, तो इसके सामने के स्तंभ पंक्ति क्रॉस हो गए। अब इसके अलावा क्या बचा, देखिए B1 B3 और C1 C3, तो ये सारणिक में बचा। इसी तरह से जब अगला अवयव लिया A3, तो A3 कौन सा अवयव हो गया अपना, A13 नंबर का। ठीक है, तो A13 नंबर का अवयव है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, 13 नंबर का है, मतलब 1 और 3 जोड़ के 4, यानी विषम नहीं आएगा, क्या आएगा, सम आएगा। सम आएगा तो प्लस में रहेगा। तो इसलिए इसमें क्या रहा, देखिए ये इसके सामने और पंक्ति ये स्तंभ ये क्रॉस हो जाएंगे, तो इसके अलावा क्या बचेगा, ये वाले अवयव यहाँ पे बचेंगे सारणिक के अंदर, तो उनको भी हमने यहाँ लिख दिया है। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह से इसका प्रसार हुआ है, ये ऐसे इसका प्रसार कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम फॉर्मूले और परिभाषा के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप केवल देख लीजिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जितना समझ में आएगा काफ़ी है, क्योंकि जब हम इनको आगे हल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें आपको जो है ना आसानी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी केवल हम फॉर्मूले की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप नोट्स बनाइए, इन सभी के सब लिखा होना ज़रूरी है अपने पास। ठीक है, चलिए आइए देखिए आगे देखते हैं उपसारणिक। तो उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक में होता है कि जो सारणिक होता है उसी का उपसारणिक है, ये माइनस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या है, देखिए परिभाषा देख लेते हैं। तो सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक एक ऐसा सारणिक है जो दिए गए सारणिक में से उस अवयव के सामने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ देने से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आसान परिभाषा है इसकी। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। क्या होता है कि मान लीजिए ये एक सारणिक है, इसमें अवयव लिखे हुए हैं, देखिए A11 A12 A21 A22। तो हर एक अवयव का उपसारणिक निकलता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले A11 का जब उपसारणिक निकाला आपने तो कैसे निकलता है, देखिए ये है A11, तो इसके सामने की पंक्ति स्तंभ कट जाती हैं, यानी क्रॉस हो जाती हैं। क्या बचा, केवल फिर A22 यहाँ पर बचा है। तो देखिए यहाँ पे A11 का उपसारणिक M11 मतलब उपसारणिक मतलब माइनर। ठीक है, तो M11 बराबर क्या आ जाएगा, सामने आ गया A22। तो इस तरह से हर एक अवयव का हम क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी A जब 12 का निकालेंगे तो देखिए A12 का आप डायरेक्ट बता देंगे, A12 के सामने की पंक्ति स्तंभ कट जाएंगे, क्या बचेगा, A21 बचेगा। तो ये क्या था, ये था उपसारणिक। तो इस तरह से आप उपसारणिक निकाल सकते हैं। तो देखिए अब देख लेते हैं हम सेकंड क्या है। तो देखिए सेकंड जो है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, उपसारणिक की तरह ही है। तो सेकंड में क्या हो जाता है, देखिए इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर्स, और सी से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो सारणिक के किसी अवयव का सेकंड उचित चिन्ह के साथ उसके उपसारणिक के बराबर होता है। यानी इसमें जो है हमें उपसारणिक ही लिखना है, सेकंड क्या है, उपसारणिक ही है, लेकिन एक उचित चिन्ह के साथ। यानी कि जो अवयव जिस नंबर का अवयव है उसमें हमें ये देखना है कि वो उसके जो अवयव, जैसे मान लीजिए A11 है, तो 11 में क्या होता है, 1 और 1 जोड़ के सम बनता है, मतलब प्लस का आता है। और अगर A12 वाला अवयव है तो A12 में क्या होता है, 1 और 2 को जोड़कर क्या बनता है,
1 और 2 को जोड़ के विषम बनता है, 3 बनता है, तो विषम में आता है माइनस, तो विषम में माइनस, सम में प्लस बनता है। ठीक है, तो उचित चिन्ह के साथ अगर हम किसी के उपसारणिक को लिख दें किसी अवयव के, उसी को हम सेकंड कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, देख लीजिए। CIJ का मतलब है, I मतलब कोई नंबर है, J मतलब कोई नंबर है। तो जैसे मान लीजिए C11 हो गया, C12 हो गया, C13 हो गया, तो ये अवयवों के सेकंड है। ठीक है, निकालते कैसे हैं, ये MIJ का मतलब उपसारणिक। आपने उपसारणिक जैसा भी पिछली उस टॉपिक पर निकाला तो उसमें उपसारणिक था, तो उसी तरह से इसका उपसारणिक निकला। और फिर यहाँ पे ये -1 की पावर I प्लस J का मतलब ये है कि कौन से नंबर का अवयव है। ठीक है, अगर 12 नंबर का है तो I की जगह 1 प्लस J की जगह पे 2 रखेंगे आप, तो क्या बन जाएगा 1 + 2 = 3, यानी विषम संख्या बनेगी। तो ये विषम -1 की पावर जब विषम होगी, विषम यानी 3 होगी, तो -1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक उचित चिन्ह के साथ क्या लिख देते हैं, उपसारणिक को लिख देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, सेकंड निकल जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल थ्रू आप देख लीजिए, यहाँ पे ये उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सारणिक लिखा है, इसमें A11 का अगर सेकंड निकालना है तो एक सेकंड निकलेगा C11 बराबर, देख लीजिए, -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1, क्योंकि 1 + 1 क्यों लिखा है, क्योंकि फार्मूले में होता है ऐसा। और M11 का मतलब उपसारणिक, और उपसारणिक क्या होता है, देखिए A11 का उपसारणिक निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ हट जाएंगे, क्या बचेगा केवल A22, तो A22 क्या हो गया इसका उपसारणिक। ठीक है, ऐसे अगर C12 का निकालेंगे तो 12 देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 जोड़ क्या हो जाएगा, विषम बनेगा, मतलब माइनस में आएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे माइनस बनेगा, और अवयव कौन सा है अपना C12, यानी कि A12 वाले का अगर आप निकालेंगे सेकंड, तो ये पंक्ति स्तंभ हट जाएंगे, क्या आ जाएगा A21 आ जाएगा उपसारणिक। और A21 क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि पद कौन सा है इसका, माइनस वाला, यानी विषम बन रहा है जोड़ने पर। ठीक है, तो इस तरह से इनके आप सेकंड भी निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ सारणिकों के गुण की ओर, यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आगे होंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए और फिर नोट्स बनाइए इसकी। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें पहली जो प्रगुण है, इसका जो पहला गुण है क्या है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी क्या हो जाता है, शून्य। मतलब कि ये एक सारणिक दिया है, इसमें अगर कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के। जैसे कि उदाहरण में आप देख पा रहे हैं, देखिए 0 0 लिखा है एक पंक्ति में, तो इस पूरे ही अब सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए और आगे हम बढ़ें तो अगली जो प्रगुण है या अगला जो गुण है सारणिक का, वो क्या है, देखिए किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ये सारणिक दिया है, इसमें 2 4 और 5 8 क्या थी, 2 पंक्तियाँ थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, यानी 2 4 को देखिए क्या किया है, नीचे लिख दिया देखिए स्तंभ के रूप में। ऐसे ही 5 और 8 को क्या किया, देखिए स्तंभ के रूप में लिख दिया। तो पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल सकते हैं, कोई परिवर्तन सारणिक के मान में नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये मान निकाल कर बताया, देखिए 2 और 8 का इंटू करेंगे, 5 और 4 का इंटू करेंगे, सारणिक का मान त्रिक गुणा करके निकलता है। तो 2 8 16 और 5 को 20, बीच में आता है माइनस, तो 16 में से 20 गए तो -4। ऐसे इस तरफ जब करेंगे, देखिए 2 8 16, 4 5 20, बीच में माइनस आता है, जब घटाए तो -4, दोनों तरफ -4 आया, मतलब कि सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तीसरे गुण की ओर। इसका तो तीसरा गुण क्या है, देखिए तीसरे गुण में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए तीसरे गुण में लिखा है कि यदि किसी सारणिक में किन्हीं 2 स्तंभों या किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु चिन्ह बदल दिया जाता है। मतलब 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें तो चिन्ह बदल जाता है, बाकी सारणिक के जो अंदर अवयव है वो सब वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ है कि जो ये दोनों स्तंभ हैं, इन दोनों स्तंभों को आपस में बदल दिया, देख लीजिए। ठीक है ना, 5 4 वाली स्टेप जो थी वो आगे आ गई और 2 4 वाली पीछे हो गई। तो जब स्तंभ आपस में बदल देंगे या पंक्ति आपस में बदल देंगे तो बाहर एक माइनस लग जाता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिए। अगली जो प्रगुण है या अगला गुण है वो क्या है, देखिए यदि किसी सारणिक में कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्तियां सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। देखिए ये सारणिक है, सर्वसम मतलब समान, तो कोई भी 2 पंक्ति, देखिए दोनों पंक्ति समान है, या कोई भी देखिए 2 स्तंभ, देखिए दोनों स्तंभ भी समान है, तो कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ समान अगर हो गए तो आप समझ जाइए कि भाई इसका मान क्या हो जाएगा, सारणिक का शून्य हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अगली जो अपनी प्रगुण है, अगला जो गुण है वो क्या है वो देख लीजिए।
इसके बाद देखेंगे फिर हम अगले टॉपिक को, ठीक है ना। तो फिलहाल में देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि किसी सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अचर राशि k का गुणा कर दिया जाए तो उसमें k का गुणा हो जाता है पूरे सारणिक में। कैसे हो जाता है देखिए, मान लीजिए ये एक पूरा क्या है, आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है, ये लिखा है पूरा सारणिक, तो इसके किसी एक पंक्ति या स्तंभ में हम क्या करना चाह रहे हैं, इनटू करना चाह रहे हैं किसी अचर राशि, ठीक है, के से। तो मान लीजिए अपने इस पहली जो पंक्ति है इसको अभी आप किससे गुणा किया, के से गुणा किया, तो देखिए के लग गया है, नीचे देख रहे हैं आप डेल, है ना, डेल का डैश दिखा है आपको यहाँ पे, त्रिभुज के ऊपर डैश लगा हुआ है ये। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 2k और 3k हो गया, के से इनटू हो गया। जब आप इसका मान निकालेंगे देखिए यहाँ पे इसका त्रिक गुणा करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, तो इस तरह से दोनों तरफ देखिए के क्या है, कॉमन है, तो बाहर के लिख दिया, अंदर क्या बचा है 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू जो 3 है, ये पूरा अपना क्या है भाई, ये ऊपर का ही तो है, ये जो है ये क्या है, ये इसी सारणिक का ही तो मान बन गया, देख लीजिए। तो दोनों क्या होगा एक तरह से समान, तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे कि के साथ में क्या लगा दिया गया है, देखिए नीचे ये इस स्टेप को लिख दिया है, डेल का डैश इक्वल टू हो जाता है के डेल, मतलब कि अगर किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ में किसी चर राशि या अचर राशि से गुणा कर दें तो पूरे सारणिक में ही उस अचर राशि का गुणा हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं इस विगुण के अंदर, है ना, इस गुण के अंदर। अगला देखें, देखिए 6 नंबर का जो है गुण वो क्या है सारणिक का, तो इसमें कहा गया है यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशि के योग या अंतर के रूप में हो तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों या अधिक के योग के अंतर या योग के बराबर लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल आसान है। देखिए जैसे कि आपको उदाहरण में दिखाई दे रहा है कि ये एक सारणिक है, इसमें देखिए ये अवयव कैसे हैं, योग के रूप में लिखे हुए हैं, तो इनको हम अलग अलग सारणिक के रूप में बना के लिख सकते हैं। जैसे देखिए A1 A2 वाली स्टेप के साथ ये अलग लिख दिया देखिए, और ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है इसके साथ ये एक अलग कर दिया देखिए, तो दोनों को अलग अलग तोड़ के लिख देंगे, बीच में प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया है। तो इस तरह से इसको हम करना है, ठीक है। तो ये अगला गुण था अपना 6 नंबर का। अब ऐसी 7 नंबर का गुण देख लीजिए, सब आपको जो ना जब टॉपिक आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिक सब चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। अगर अभी नहीं आ रही हैं, कम आ रही हैं, तो आप उनको नोट करते जाइए, ज़रूरी है नोट करना, ठीक है, और बाकी थोड़ा थोड़ा समझते भी जाइए। देखिए इसके बाद अगला है भाई इसमें कि यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी भी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि देखिए मान लीजिए ये क्या है, सारणिक है। अब इस सारणिक के किसी एक पंक्ति को या किसी एक स्तंभ को दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता मान में, ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, देखिए C1 को चेंज किया गया है, C1 के सामने लिखा है C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में 2, मतलब C2 वाले यानी C2 का मतलब है दूसरे स्तंभ को, दूसरे कॉलम को, ठीक है। R मतलब रो होती है यानी पंक्ति, और C मतलब कॉलम यानी कि स्तंभ। तो C2 को 2 से गुणा कर किस में जोड़ा है, C1 में जोड़ा है, और चेंज भी कैसे कर रहे हैं, C1 को ही। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये अपना C1, तो C1 के अवयव ये लिखे हैं, बीच में लगा दिए प्लस, और B ये जो दूसरा स्तंभ था इसके अवयव में 2 से गुणा करके देखिए 2 लग गया, सभी में 2 से गुणा करके जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये स्टेप आई जो अगली, ये अपना इस गुण के द्वारा ये कहना चाह रहे थे, ठीक है, ये आप इसमें समझे। अब 8वें नंबर का जो गुण है उसको देख लीजिए, यदि किसी सारणिक के x वाले अवयव में बहुपद हो और यदि x के स्थान पर कोई अवयव यानी कोई राशि a रखने से सारणिक का मान 0 हो जाए तो इसका अर्थ ये है कि x माइनस a क्या है, उसका गुणनखंड है। ये तो हम जानते हैं, x की जगह पे जो हमने रख दिया मान और उससे अगर आंसर 0 बन गया तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 या x प्लस 2 क्या बन जाएगा। अगर आप मान लीजिए x की जगह आप 2 रख रहे हैं तो x माइनस 2 क्या बनेगा, गुणनखंड बनेगा, है ना, बहुपद का। और अगर -2 रखा है तो आप समझ जाएंगे कि x प्लस 2 जो है क्या है, गुणनखंड है। तो सिंपल सी बात थी, इसमें कोई ज़्यादा समझने का कोई ज़्यादा खास नहीं था। अगला इसमें छोटा सा और बचा है, एक गुण और देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है देखिए, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है, 0, ठीक है। अलग अलग पंक्ति और स्तंभों के अगर हम सहखंड निकालें तो सहखंडों का गुणनफल अगर करें तो क्या आएगा, योगफल 0 आएगा। इसके बाद आखिरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इसका है वो क्या है, सारणिक के प्रयोग द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। 10th क्लास में आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था, 11th में पढ़ा हुआ है। उसी तरह से एक सारणिक का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र और बनाया गया है, उसे हम कहते हैं 1/2, और सारणिक के अंदर x1 x2 x3
y1 y2 y3 और 1 1 1, इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए कहें कि 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो तीनों बिंदु संरेख होने के लिए तरीका ये होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाए अपना बराबर में शून्य आ जाए, तो हम कह देते हैं कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आज का अपना टॉपिक क्लियर हो गया है। सारणिक के आपने सभी गुण सूत्र पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अच्छी लगी है तो इसको जो है ना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक हम आगे की चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इनको याद भी करिए, अच्छे से लिखिए। इसके बाद हम जब आगे पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस भी हम हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिए, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।